अभी नहीं आने वाला है और 15 दिन के बाद ज्वाइन करने वाला, तू काम तो वही अकाउंटेंट का ही करने वाला है? मैं बोला यस सर। अब ये अकाउंटेंट के काम में तू कोई नया सीखने वाला है? बोला नहीं, वही तू काम करेगा जो पिछले कई सालों से कर रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तू कुछ नया सीखने वाला नहीं है। और 15 दिन में तू कुछ भी नया अगर सीखने वाला नहीं है, और अगर कल सुबह तू 9:30 बजे सेल्स में आ जाता है और कल का कल सुबह तू ज्वाइन कर लेता, तो तुझे जिंदगी में हमेशा 15 दिन का एडवांटेज रहेगा। 15 दिन का एडवांटेज तुझे लाइफ में रहेगा। गुप्ता साहब ने कहा कि 15 दिन बहुत होते हैं नायर, 15 दिन बहुत होते हैं। 15 दिन में तो जिंदगी बन जाती है बॉस। 15 दिन में तो करियर बनने का नींव बन सकता है। बात मेरे को गुप्ता साहब की जमी और मैंने कहा कि सर कल सुबह 9:30 बजे आ जाता हूँ। और मैं वहाँ जाके अपना वो जो भी था अकाउंटेंट का नौकरी वगैरह मैंने रिजाइन करके अपने बापू को फ़ोन लगा दिया अपने कंपनी में। अब तुम खाली अंदाज लगा सकते हो कि हिंदी में जितने भी, हमारे मलयालम लैंग्वेज में जितने भी माँ बहन की गालियाँ हैं, सब मेरे बाप ने मेरे को ही सुना दिए, सब सुना दिया। मेरे को बोलता तेरे को अक्ल है नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तेरा मामा भी वैसे ही था, तेरा मामा को मैंने बोला था आर्मी नहीं छोड़ना, उसने भी कीड़े हैं उसको, तेरे में अतरंगी कीड़े हैं, ये है वो है करके उन्होंने इतना गाली दिया, इतना गाली दिया कि मैं सुनता रहा। और एक पॉइंट आया जहां मैंने बोला बस। पहली बार साला टेररिस्ट भी चुप हो गया। मैं बोला देखो, वो जो 600 रुपये मैं आपको दे रहा हूं, और अगर मैं आपका बेटा हूं और हर महीने अगर 30 तारीख बोल के एक दिन होगा, हर महीना 30 तारीख बोल के अगर एक दिन होगा, और अगर मैं जिंदा हूं और बंबई शहर के अंदर हूं, तो 600 रुपये जो मैं आजकल आपको देता हूं वो तो आपको मिलेंगे। भले मैं आपके साथ रहूं या भले मैं आपके साथ ना रहूं, लेकिन 600 रुपये आपको मिलेंगे। मुझे मत रोकिए अभी। 20 साल में पहली बार 40 सेकंड मेरे को हिम्मत आई, और उसके बाद 42 साल, हमसे 22 साल वो हिम्मत कभी आई नहीं। यानी 42 इयर्स में सिर्फ वो 30 सेकंड मेरे बाप को नकारने का मेरे में हिम्मत आया। कहने का मतलब ये है, इस प्रोफेशन में आने के लिए, सेल्स में आने के लिए मेरे लिए बहुत तकलीफ़ें मैंने झेली, और मैंने अपने फादर को बोला कि मैं करियर इसी में बनाऊंगा। मेरे फादर को मालूम नहीं क्या झटका आ गया। बोला अच्छा ठीक है, ऐसा तू टेंशन मत ले, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी यूरेका फोर्ब्स सुना नहीं, और कोई चोर कंपनी है, पैसे वैसे अगर नहीं मिले तो तेरा ये नौकरी भी चला जाएगा। मैं बोला जो भी होगा अपना हालत इससे तो खराब हो ही नहीं सकता। अपनी हालत इतनी फटी हुई थी, इससे ज्यादा फटने का सवाल ही नहीं उठता, इससे नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता कि 18 महीना भाड़ा नहीं दिया तो 19 महीना नहीं दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, है कि नहीं। महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड एक और नोटिस भेज देगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो भाड़ा दिया ही नहीं है। अगर 4 किराने वाले से उधार ले लिया तो 5 से लिया और थोड़ा बदनाम हो गया, वैसे भी बदनामी है। तो बात मेरे को समझ में आ गई कि मुझे इससे निकलना है। एंड देयरफॉर ऑन 4 अक्टूबर 1985, आज से 22.5 साल पहले मैंने यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी को ज्वाइन कर लिया एज ए फुल टाइम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ हमारा, और उस 5 दिन के ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें गुप्ता साहब ने सिखाई, और वो सब बातें सिखाने के बाद हमारे को बोल दिया अब तुम लोग जाओ फील्ड में। 11 अक्टूबर 1985 4:30 बजे दोपहर को मनोज गुप्ता साहब ने 18 किलो का सूटकेस हाथ में पकड़ा दिया, बोला जा। मैं बोला किधर जाऊं? बोले टेरिटरी में। तो हर सेल्समैन का एक टेरिटरी होता है, एक जगह होता है जहां पर उसको काम करना होता है। तो मुझे भी टेरिटरी दे दिया गया। मेरे को बोला तेरा टेरिटरी है ग्रैंड रोड ईस्ट। मैं बोला सर वो बंबई का रेड लाइट एरिया है। बोलते उधर बहुत पोटेंशियल है। मैं बोला उधर ग्रैंड रोड ईस्ट में? बोले हाँ तेरा टेरिटरी वो है। खैर कोई बात नहीं, हाथ में 18 किलो का सूटकेस, मन में बहुत सारे सपने और विश्वास लेके 11 अक्टूबर 1985 को जो मैं उतरा फील्ड पे 4:30 बजे, तब से लेके आज तक मैंने जिंदगी में मुड़ के कभी देखा नहीं। 20 दिन बचे हुए थे उस महीने के लिए, 20 days were left। उस 20 दिन में काम करना था, और उस जमाने में 3,500 सेल्समैन होते थे यूरेका फोर्ब्स में ऑल ओवर इंडिया, और ये वैक्यूम क्लीनर बेचते थे ये लोग, और महीने का जो एवरेज था वो था 4 से 5 वैक्यूम क्लीनर।
4 से 5 वैक्यूम क्लीनर ये 3,500 लोग बेचते थे, एंड दैट वाज द एवरेज। और अगर आपने 8 या 9 बेच दिया तो आपका ब्रांच मैनेजर इतना खुश होता था कि आपको लंच पे या डिनर पे लेके जाता और अपने को एक छोटा सा गिफ्ट वगैरह लेके देता, तो बिकॉज अपना ब्रांच मैनेजर खुशी से पागल हो जाता था, बोले 8 बेचा है किसी लड़के ने। और अगर आपने 12 से 13 बेचा या उससे ऊपर बेचा, जो कि कोई बेचता ही नहीं था एक महीने में, हमारा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मार्फतिया अपना 2000 रोवर गाड़ी में आते थे। 2000 स्टैंडर्ड रोवर गाड़ी में, बड़ा गाड़ी होता था, उसमें आते थे और तुम्हें लेके जाएगा ज्वेल ऑफ इंडिया, जो सामने का एकदम बढ़िया सा रेस्टोरेंट था, वहां लेके जाके आपको खाना पीना सब खिलाता था। और आप बोलो वो बदन पे, जो भी बदन के पोर्शन पे आपको चुम्मा चाहिए वो लगा देता था। अगर आप बोलो इधर चुम्मा लगा दो सर, तो वो तैयार हो जाता था। पागल हो जाता था इतना कि 12-13 किसने बेच दिया। तो मतलब मार्फतिया साहब इतने पागल होते थे कि बोला 12-13 बेच दिया यार, फैंटास्टिक। और ये था रिकॉर्ड। तो ये बड़े बड़े तुर्रम खान लोगों को हमको मिलाते थे, जैसे हम लोग भी वो लीडर लोग के सामने बैठे, बोले ये इतना 12 बेचता है, ये 8 बेचता है, ये देखो पिछले 2 महीने से 12 बेच रहा है, ये 8 बेच रहा है पिछले 4 महीने से, ये किंग है, ये डिंग है, ये वो है, ये वो है, ये तोप है, ये फटाकड़ी है, ये AK-47 है, ये लक्ष्मी बॉम्ब है। और हम साले सब उन लोगों को देखने के बाद एहसास हो गया, तो हम तो अपटी बॉम्ब हैं करके हमने इन लोगों को देखा। यार बोले यार क्या होगा करियर का। खैर कोई बात नहीं। 11 अक्टूबर 1985, हाथ में सूटकेस, मन में सपना, दिल में बहुत बड़े सपने और मन में बहुत बड़ा उमंग लेके मैं उतर गया। 20 दिन बचा हुआ था। उन 20 दिनों में मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेच डाला। 26। और जैसे मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा, मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन। तो सब लोग आए और बोले यार ये तो फ्लूक में हुआ लगता है। मुझे भी लगा फ्लूक में हो, क्योंकि कभी कभी धंधा हो जाता है। अपने को भी कभी कभी है ना, 3-4 आदमी को ज्वाइन कर लेते तो एकदम अपने को भी लगता बहुत कुछ कर दिया। तो फिर हर महीना क्यों नहीं होता, हर हफ्ता क्यों नहीं होता फिर। तो अपने को भी ऐसा लगा ये फ्लूक में हो गया, लेकिन ये फ्लूक में नहीं था, क्योंकि अगला महीना मैंने 32 वैक्यूम क्लीनर बेचा, उसके बाद मैंने 33 बेचा, उसका अगला महीना 36, उसका अगला महीना 37, उसके बाद 39, उसके बाद 41, उसके बाद 43। लेकिन जिंदगी में कभी पिछले महीने से कम मैंने जिंदगी में कभी नहीं बेचा, कभी नहीं। और ये फिलॉसफी रहा लाइफ का कि मैंने जिंदगी में जितने पैसे लास्ट महीने में कमाया उतना मैं कभी नहीं कमाता हूं। ये मेरा फिलॉसफी है। अगर लास्ट महीना 1 लाख कमाया तो ये महीना 1.25 लाख कमाऊंगा, और अगर ये महीना 1.25 लाख कमाया तो अगले महीना 1.5 लाख। कभी पिछले महीने से कम मैंने लाइफ में 23 साल में नहीं कमाया, लाइफ में। ये फिलॉसफी है मेरा। तो बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन। तो उन्होंने मेरे को बना दिया ग्रुप लीडर, तो मैं बन गया इंडिया का। 4 लड़के मेरे नीचे डाल दिए, मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 ग्रुप लीडर। तो मुझे बना दिया सेल्स सुपरवाइजर 12 लोगों के साथ, मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्स सुपरवाइजर। तो डाल दिया मेरे नीचे 29 लोग और मुझे बना दिया ब्रांच मैनेजर, और मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर। और उसके बाद मैं डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, डिविजनल सेल्स मैनेजर, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर बन गया। और 1994 में जब मैंने यूरेका फोर्ब्स छोड़ा, आई वॉज द यंगेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड द रिचेस्ट एम्प्लॉय इन द हिस्ट्री ऑफ यूरेका फोर्ब्स। और मैं ज्वाइन कर लिया सीज फायर बोल के एक फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी, सीज फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी, आग बुझाने की एक कंपनी को ज्वाइन कर दिया एज डेप्यूटी जनरल मैनेजर। फिर उस कंपनी का मैं जनरल मैनेजर बना। फिर उसके बाद मैं एक ट्रेनिंग कंपनी ज्वाइन किया, टीम प्रोडक्टिविटी बोल के, मैं वहां का वाइस प्रेसिडेंट था। उस कंपनी का मैं डायरेक्टर बना। और उसके बाद 7 साल पहले मैंने अपनी खुद की कंपनी चालू की जिसका नाम है स्मार्ट कंसल्टेंसी। स्मार्ट कंसल्टेंसी जो है, स्मार्ट कंसल्टेंसी जो है पिछले 7 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में है। एशियन पेंट्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, ब्लो प्लस को हम लोग ट्रेन करते हैं, और आईसीआईसी को हम लोग ट्रेन करते हैं। और दुनिया के जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आप बोल लो, जो भी आपके मन में कंपनी का नाम आवे, जो भी कंपनी का नाम आवे, उस कंपनी का या तो एमडी को या सीईओ को या वाइस प्रेसिडेंट को या रीजनल मैनेजर को या ब्रांच मैनेजर को या उस कंपनी का फ्रंट लाइन के लोगों को मैंने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहां ना
कहां मैंने बात किया होगा और ट्रेन किया होगा। करीबन 200 टॉप कंपनियां इंडिया के मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, 500 रुपये मेरा पगार होता था यूरेका फोर्ब्स में। तब मैंने एक लक्ष्य रखा, एक टारगेट रखा। टारगेट रखा कि अभी से 5,000 रुपया कमाऊंगा। भागा और मैंने 5,000 रुपया महीने का कमाने चालू कर दिया। जब मैंने 5,000 रुपया कमाता था, मैंने बोला अब रुकना नहीं है नायर, तुझे 5,000 पे, अब तुझे 25,000 रुपया कमाना। अगला टारगेट रखा, अगला लक्ष्य रखा, अगला पर्पस बनाया। पर्पस, लक्ष्य, टारगेट रखा कि मैं 25,000 रुपया महीने का कमाऊंगा और भागा मैंने 25। जैसे ही मैं 25,000 रुपया कमाने को चालू कर दिया, मैंने अगला टारगेट रखा 50,000 रुपये का। जैसे मैंने 50,000 रुपया महीने का कमाने चालू किया, अगला टारगेट रखा 1 लाख, फिर मैंने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। फिर मैं 5 लाख रुपए महीने का कमाता था, मैं बोर हो गया। मैं बोला ये महीने का चक्कर ही नहीं चाहिए मेरे को दिन का चाहिए। तब मुझे याद है पहला बार मैंने दिन का टारगेट रखा कि दिन में 3,000 कमाऊंगा। जब मैं 3,000 रुपया कमाया, थोड़े दिन मैंने कमाया, बोला नायर रुकना नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। मैं सड़ना नहीं चाहता था, मैं रुकना नहीं चाहता था, क्यों रुक गया तो मैं फंस गया। कोई भी इनकम पे रुकना नहीं, कोई भी लेवल पे रुकना नहीं, ना रूबी पे रुकना, ना डायमंड पे रुकना, ना पर्ल पे रुकना, ना सिल्वर पे रुकना, ना गोल्ड पे रुकना, ना किधर नहीं रुकना। रुक गया तो मर जाएगा साला। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं रुकूंगा नहीं। और जैसे ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रुकूंगा नहीं, मैंने 3,000 रुपया कमाया। उसके बाद मैंने बोला 5 का टारगेट, फिर 5,000 दिन का कमाता था। फिर मैंने 10 का टारगेट रखा, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। आज मैं दिन का 2.25 लाख रुपये से 2 लाख दिन का कमाता हूं, दिन का। और अगर आप मेरा ट्रेनिंग कैलेंडर, मेरा ब्रीफकेस खोल के मेरा ट्रेनिंग कैलेंडर देखेंगे, हर दिन बुक्ड हूं। आने वाला 5 महीने में एक दिन मिलेगा नहीं आपको, अगर आपको मेरा ट्रेनिंग चाहिए। पूरा 5 महीना बुक्ड है और सबका पैसा एडवांस में ले लिया है। रोकड़ा पहला लेता हूं, रोकड़ा दिखाने तो सल मुंह से डायलॉग ही नहीं आता है। लेकिन आजकल मैं बड़ा दुखी हूं, क्योंकि इस तरह की गरीब जिंदगी में जी नहीं सकता हूं। अब मेरे को ये 1.5, 2.25, 2 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा। अब मेरे को दिन का 5 लाख रुपया चाहिए। तो आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख तक लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो कैसेट सुन रहा हूं, आजकल जो ऑडियो और वीडियो कैसेट देख रहा हूं और सुन रहा हूं, वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। और आजकल जिस इंसान के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता हूं मैं, वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगा। अभी मैं इंडोनेशिया गया था, बाली में, मेरे गुरु को मिलने के लिए। वो दिन का 25 लाख लेता है। वो मेरा बाप है। नाम है इसका रॉजर हैमिल्टन। वो जिसके पास जाता है वो दिन का 1 करोड़ लेता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं उन लोगों के संगत में हूं
जो मुझे 25 लाख दिन का कमा के दे सकती है। मैं आजकल वो बुक पढ़ रहा हूँ जो मुझे 25 लाख दिन का कमा के दे सकती है। आजकल मैं वो वीडियो देख रहा हूँ जो मुझे दिन का वो पैसा ला के दे सकती। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जितने भी टाइम पैसे ऊपर गए, ये ऊपर गया, ये बाहर से तो अच्छा हुआ ही हुआ, लेकिन ये ऊपर गया। प्लीज अंडरस्टैंड, नॉलेज इज पावर। खाली मोटिवेशनल पेप टॉक से काम नहीं चलता, आदमी के अंदर नॉलेज होना चाहिए। जितना ज्यादा नॉलेज, क्योंकि मैं एक चीज समझ गया, अगर मैं 3,000 कमा रहा हूं दिन का तो मेरे पास 3,000 की समझ है, और अगर मैं 30,000 कमा रहा हूं तो मेरे पास 30,000 की समझ है, और अगर मैं 3 लाख कमा रहा हूं तो मेरे को 3 लाख की समझ है, 3 लाख की अंडरस्टैंडिंग है, 3 लाख का विचार है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आपको अगला लेवल पे जाना है, पढ़ाई को बढ़ाओ। ऐसे इंसानों के संगत में रहो जो आपको वो अगले लेवल पे लेके जा सकता है। ऐसे ऑडियोज और वीडियो, बाहर अगर आप जाएंगे तो 70 वीडियो है मेरे, 70। हर वीडियो में आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन पे 2 रुपए का पेन मिलता था, शार्प का, तो 2 रुपए का पेन रखता था। जब मैं 2 रुपए का पेन रखता था, मैंने कहा अब मैं 2 रुपए का पेन नहीं रखूंगा क्योंकि इस पे रुकना नहीं है। तो 40 रुपए का विल्सन का पेन आता था, तो मैंने वो पेन रखने चालू किए। 40 रुपए का पेन रखता था, मैं बोला नायर साहब इस पे रुकना नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। तो वहाँ से मैं 100 रुपए के अगला फ्लेयर का पेन आता है उस पर चला गया। जब मैं 100 रुपए का पेन रखता था, तब मैं अगला टारगेट रखा कि मैं 300 रुपए का पेन रखूंगा, 300-400 रुपए का शेफर का पेन रखता था, और शेफर का पेन रखता तो फिर मैंने 1000 रुपए का क्रॉस पेन रखा, सिल्वर क्रॉस पेन। फिर मैंने 2000 रुपए की गोल्ड क्रॉस पेन रखने चालू किया। इस तरह से अगर ये जो पेन है मेरा, ये 8,261 रुपए का है। मेरा अगला पेन होगा कार्टियर का 1 लाख रुपए का। मुझे याद है मैं कावासाकी बजाज 2 व्हीलर चलाता था सेकेंड हैंड। तब मैंने अगला टारगेट रखा कि अब मैं फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदूंगा। जैसे मैं उसके ऊपर चढ़ा, मैं उसको बोला कि मेरा अगला टारगेट मैंने रखा कि मैं सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी लूँगा। जैसे ही मैंने सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी लिया, मैंने टारगेट रखा कि ये तारीख 2 जून 1996 को मैं मारुति 800 एयर कंडीशन गाड़ी लूँगा। वो डेट मैंने रखा, बराबर वही डेट पे जाके मैंने गाड़ी खरीदा। जो दिन वो गाड़ी खरीद के सिद्धिविनायक टेम्पल में जाके पूजा करके हम वापस आ रहे थे, बाजू में मेरी बीवी बैठी थी। अब ये गाड़ी खरीद के 1 घंटा भी नहीं हुआ था, नया ब्रांड न्यू एयर कंडीशन मारुति 800। मैंने बोला अगला गाड़ी कौन सा? तब उसने कहा अगला गाड़ी एस्टीम रिवियरा रेड कलर। मैंने डेट तय कर दे अभी। तो हमने डेट तय कर दिया कि वी विल बाई इट ऑन आवर वेडिंग एनिवर्सरी 14 सितंबर 2000 को, जो हमारा वेडिंग एनिवर्सरी वो दिन हम खरीद लेंगे। बराबर 1:30 बजे दोपहर को जाके हमने वो गाड़ी खरीद लिया। जब हम उसको लेके महालक्ष्मी टेम्पल जाके पूजा करके वापस आ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, मैंने गाड़ी बाजू में लगाया। मैं अगड़ा गाड़ी कौन सा? तब उसने कहा कि अगला गाड़ी हम खरीदेंगे लग्जरी गाड़ी। तो हमने अगला गाड़ी का डेट रखा कि सन 2002 में हम अगला गाड़ी खरीदेंगे, जिसका नाम है हुंडई सोनाटा। और बराबर 18 दिसंबर 2002 को हमने जाके वो गाड़ी खरीदी सोनाटा। और जैसे ही सोनाटा लेके प्रेयर करके हम नीचे उतर रहे थे, गाड़ी हमने साइड में लगाया और पूछा अगला गाड़ी कौन सा? और अगला गाड़ी है मेरा मर्सिडीज बेंज 29 सितंबर 2007 3 बजे दोपहर को मैं खरीदूंगा। 80 लाख का गाड़ी है, 80 लाख रुपए का। मुझसे कुछ भी पूछो, डेट के साथ बताऊंगा।
कि नायर साहब आप रिटायर कब होना चाहिए, डेट के साथ बताऊंगा। नायर साहब आपका अगला घर कौन सा, डेट के साथ टाइम के साथ बताऊंगा। कहाँ, सीजी रोड में 1200 स्क्वायर फीट, 3 बजे दोपहर, 14 जनवरी 2000, डेट के साथ। यहाँ बैठा हुआ कितने इंसान के पास हर चीज जो आपको करना है, खुद का ऑफिस हो, लैपटॉप हो, या आपका कुछ भी हो, घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, मुझसे पूछो अगला मेरा फॉरेन ट्रिप कहाँ पर होगा, किसके साथ होगा, डेट के साथ सब तय है, तारीख के साथ तय है, कैलेंडर में ब्लॉक कर दिया, टिकट बुक करने के लिए दे दिया है। आज से 1 साल के बाद वाला हॉलीडे भी सब तय है। आपके पास आपका अगला लक्ष्य का डेट और टारगेट, हर चीज का डेट के साथ पूरे डिटेल में एक बढ़िया सा 200 पेज के बुक में, जिस इंसान के पास यहां पर है हाथ ऊपर करो। यही है प्रॉब्लम जिंदगी की, कि हम में से कईयों को ये नहीं मालूम कि हमें जाना कहां है। अब जाना कहां है मालूम नहीं है तो कोई भी रास्ता चलेगा। जब मुझे मालूम ही नहीं कि दिल्ली जाना है, कि लाहौर जाना है, कि पाकिस्तान जाना है, कि श्रीलंका जाना है, किधर भी चला जाऊंगा मैं। जब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, तो मैं किस लिए लड़ रहा हूं मुझे भी नहीं मालूम। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद लाइफ, कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपका हर लक्ष्य, आपका हर टारगेट डेट के साथ लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए, कंप्लीटली डेट के साथ आपके पास लिखा होना चाहिए। और तभी बनी रहती है ये आग, और तभी बनी रहती है ये आग, न बुझ सकेगी वो, क्योंकि बुझने को तुम दोगे नहीं, क्योंकि एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य ऑलरेडी लाइन से तय है, लाइन से तू बुझ ही नहीं सकता, तुझे अधिकार नहीं है बुझने का। एक बार लक्ष्य लिख लिया, हम में से कई लोग लक्ष्य लिखते नहीं हैं, एंड देयरफॉर आग हमारे को लगती नहीं है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। जब मैंने पूछा कितने लोगों के पास है, सब मिला के 10 आदमी के पास नहीं है। 1200 आदमी यहां पर बैठे, 10 इंसान के पास डेट नहीं है। और यही रीजन है कि पिछले 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 15 साल में आपने वो नहीं कमाया जो मन में आपने हमेशा सोचा आप कर न सके। चाहतों को आपने लगातार मारा और जरूरतों से हिसाब से जीने की आदत आपने डाल दी। चाहतों को लगातार मारा और जरूरतों के हिसाब से जीने की हमने आदत डाल दी, क्योंकि जिसका लक्ष्य नहीं होता वो जरूरतों के हिसाब से जीता है, जिसका लक्ष्य होता वो चाहतों के साथ जीता है। तो मेरी बेटी अगर आके मेरे को बोले, मेरी 3 बेटियां हैं, अगर मेरी बेटी आके बोले कि पप्पा मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, सिंगापुर में जाके इंजीनियरिंग करना है, मैं 20 लाख दूंगा। लेकिन हम में से कई लोग की बेटियां अगर आके 20 लाख रुपया मांगे तो हम बोलेंगे देख, और हम कहानी सुना देंगे। और यही कहानी मेरे फादर ने मेरे को अपनी पढ़ाई के बारे में सुनाई थी। और मैं हिस्ट्री को दोहराना नहीं चाहता, मैं अपना बाप बनना नहीं चाहता। अगर मैं बाप हूं मेरी बेटियों का, और अगर हस्बैंड हूं मैं मेरी बीवी का, और अगर बेटा हूं के.एस. नायर का और इंदिरा एस. नायर का, सपने जिसके भी हो मैं पूरा करूंगा। तो लोग मुझसे पूछते हैं नायर साहब ये फॉर्मूला क्या है, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। बुलाते हैं लोग मुझे, नायर साहब आइए और जरा खड़े हो जाइए और लोगों को बताइए कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब लोगों को बुलाता था तो मैं अपनी कहानी सुना के सबको बोलता मैंने ये किया, मैंने वो किया, और सब लोग मेरे को बुलाते थे कि आप जरा टॉक दो सक्सेस के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर, अचीवमेंट के ऊपर, आप जरा टॉक दीजिए नायर साहब, सबको जरा आग लगाइए। तो मैं सबको टॉक तो देता था। उन दिनों में मैं परेशान हो गया ये सोच के कि मैं सक्सेसफुल एक्चुअली क्यों बना, कैसे बना।
सचिन तेंदुलकर सक्सेसफुल कैसे बना, सानिया मिर्जा कैसे बनी, विश्वनाथन आनंद कैसे बना, टाइगर वुड्स कैसे बना, आशा भोसले सक्सेसफुल कैसे बना, और जाकिर हुसैन कैसा सक्सेसफुल बना, और जितने भी लोग सक्सेसफुल इस दुनिया में हैं, तो ये लोग कैसे बने, मैं जरा स्टडी करने के लिए लग गया। और मैंने बहुत सारे एमएलएम कंपनियां और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नेशनली इंटरनेशनली मेरे को बुलाती थी। वर्ल्ड सेल्स कांग्रेस अटेंड करने गया था 1993 में जर्मनी में। दुनिया की जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां जर्मनी में आई थी, और मैं इन लोगों के बीच में बैठ के मैं सोचने के लिए लग गया कि साला फॉर्मूला क्या है, क्यों कोई आदमी लगातार सालों साल 16 साल से सचिन तेंदुलकर राज कर रहा है। ऐसा नहीं कि 1 साल किया फिर 3 साल बैठ गया, 1 साल किया फिर 6 महीना बैठ गया, 16 साल। 73 बरस की आशा भोसले 60 बरस से गाना गा रही है, 60 बरस से। 64 बरस का अमिताभ बच्चन 40 साल से फिल्म लाइन को खेल रहा है ना रुकता है, ना उसकी चीनी कम हुई है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं बोला यार मैं तो खुद सक्सेसफुल हूं और दुनिया का बहुत सारे आदमी सक्सेसफुल है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, करते क्या है ये सक्सेसफुल लोग? क्यों अगर एक 100 करोड़ का पॉपुलेशन है इस कंट्री में, तो क्यों सिर्फ 1.5 लाख लोग ही है बहुत अल्ट्रा अमीर इस देश में? क्या फॉर्मूला है? तो मैं एक वॉयेज ऑफ डिस्कवरी पे निकला, बहुत सारे बायोग्राफीज पढ़े, बहुत सारे ऑटोबायोग्राफीज पढ़े मैंने, बहुत सारे मीटिंग्स मैंने ली सक्सेसफुल लोगों की टॉप के, बहुत सारा इंटेंस मैंने सोचा और थिंकिंग किया, और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग मैं गया और मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक एक इंसान की जीवन को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। मैं ढूंढ रहा हूं द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कॉमन फॉर्मूला क्या है, और जो कि मैं वो ढूंढ रहा था तो मुझे वही मिला। मैं ढूंढ रहा था ये कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। नजरें जो आपकी ढूंढती है और मन जो आपका सोचता है, वहां तक आपकी आंखें आपको पहुंचाई देती है। तो मुझे समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है सक्सेस का। तब मुझे समझ में आ गया कि सक्सेस एवरीबॉडी वांट्स इट, सबको चाहिए, यस और नो? सबको चाहिए, किसी को ही पूछो, अहमदाबाद के गली में जाओ, सूरत के गली में जाओ, ऐसा कोई आइटम नहीं मिलेगा आपको जो बोलता मेरे को होना ही नहीं है। सबको चाहिए। यहां बैठा हुआ 1200 को चाहिए, तो फिर मिलती क्यों नहीं सबको? सबको क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं बन सकते हम डायमंड? क्यों नहीं बन सकते हम रूबी? जो भी है, क्यों सब लोग नहीं कमा सकते 3 से 4 5 लाख रुपए महीने का? सबको चाहिए सक्सेस, ये मेरे को समझ में आया। तो मुझे लगा हार्डवर्क, हाँ सक्सेस का फॉर्मूला हार्डवर्क होगा, हाँ फॉर्मूला हार्डवर्क होगा। तो मैं बड़ा खुश हो गया, लेकिन मेरी खुशी 3 मिनट की थी, क्योंकि अगर सक्सेस का फॉर्मूला हार्डवर्क है तो मेरे बाजू में एक रिक्शा वाला रहता है, पिछले 27 साल से रिक्शा चलाता हूं। सुबह जाता है, बहुत लेट रात को आता, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कमाया। और मैं ऐसे हजारों इंसानों को जानता हूं जो सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा नहीं बनाया। तो मेरे को फॉर्मूला समझ में आ गया कि हार्डवर्क का सक्सेस से कोई कनेक्शन ही नहीं। अगर ये सोचते हो कि सिर्फ हार्डवर्क से ही पैसा मिलेगा, तो हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि हार्डवर्क से खाली सक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, हार्डवर्क सक्सेस का एक फॉर्मूला हो सकता है, एक, लेकिन अगर तुम खाली हार्ड वर्क ही करेगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा।
सक्सेस का एक फॉर्मूला हार्ड वर्क जरूर है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलता। धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ मेहनत नहीं की, हार्डेला कुछ तो है दूसरा फॉर्मूला, कुछ तो है फॉर्मूला जो दुनिया का हार्ड वर्किंग आदमी लोग को अभी तक समझ में नहीं आया। इज इट द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस हार्ड वर्क? मैं थोड़ा और पढ़ाई लिखाई करने को आगे चला गया, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत हार्ड वर्किंग आदमी लोगों को देखा जिन्होंने 8 आना नहीं कमाया, और ऐसे भी लोगों को देखा जो लगातार लाखों रुपया कमा रहा। तो मैंने उसको पकड़ा और उसकी पूरी मैंने कुंडली निकाली और पूरा स्टडी किया। तो स्टडी करते करते मेरे को एक चीज समझ में आ गया, सक्सेस